तो आज हम बात करेंगे नेशनल टेक्निकल डे पर, और इस पर आज की हमारी जो ये पूरी की पूरी चर्चा है ये होने वाली है। अगर हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात करें तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है कि हम जब एक विजुअली इम्पेयर्ड उस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रहा है, उसमें कौन कौन से ऐसे माध्यम हमें देखने को मिल रहे हैं, जब हम उसकी बात करते हैं। ऐसा हमारे पास माध्यम है जिसके थ्रू हम कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं, ठीक है ना। कहीं की दूरी अगर हमें देखनी है वो भी हमारे पास एक क्या है, एक माध्यम बना हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक हमारे पास और कौन सी डिवाइस आती है, एक आती है रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है ना। तो क्या करती है ऐसे बच्चों के लिए जिनको ब्रेल आती है लेकिन अभी कंप्यूटर चलाना नहीं आता, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर में हमारे पास क्या स्क्रीन पर क्या आ रहा है। नमस्कार, आप सभी लोग सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलो दून, और मैं हूँ आप सभी के साथ द्रोण इस बार। और हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श विद्यालय के कंप्यूटर शिक्षक अमित सिंह नेगी सर। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका 91.2 NIVH हेलो दून में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले NIVH हेलोधून 91.2 FM के समस्त श्रोतागण और यहाँ पर बैठे हुए समस्त छात्र, उनका ही मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। तो साथ में सर तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, और लोग भी हमारे साथ मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं, जैसे कि जो विवेक त्रिपाठी जो कि क्लास 9th में हैं। तो हेलो विवेक। हेलो, नमस्कार सभी दर्शकों को। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मोनू यादव जो कि क्लास 10th में हैं। हेलो मोनू। हेलो। और साथ में हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष जो कि क्लास 9th में स्टडी कर रहे हैं। हेलो हर्ष। हेलो द्रोण। और साथ में हमारे साथ मौजूद है मानसी जो कि इस समय पर क्लास 12th में पढ़ रही है। हेलो मानसी। हेलो। तो ये चार लोग मेरे साथ इस समय पर मौजूद हैं मेरा साथ देने के लिए, और सर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे नेशनल टेक्निकल डे पर, और इस पर आज की हमारी जो ये पूरी की पूरी चर्चा है ये होने वाली है। तो पहले हम सर आपके बारे में थोड़ा आपसे कुछ जानेंगे कि आप अब आपसे पहले तो आपका एक संक्षिप्त परिचय। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम अमित सिंह नेगी है। मैं बेसिकली वैसे टिहरी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन अभी वर्तमान में विकासनगर डाकपत्थर में रहता हूँ। और पिछले 4 वर्षों से मैं आदर्श विद्यालय यानी कि मॉडल स्कूल EPVD के अंदर कार्यरत हूँ, और मैं रोज विकासनगर डाकपत्थर से अप डाउन करता हूँ। और इसके अलावा अगर अपनी बात करूँ शिक्षा को लेके, तो शिक्षा के दौरान मैंने डिफरेंट जगहों से, यानी कि 10th मेरा UK बोर्ड से हुआ है, 12th मेरा CBSE बोर्ड दिल्ली से हो रखा है, और इसके अलावा मैंने ग्रेजुएशन किया है वो मेरा DAV PG कॉलेज देहरादून से हुआ है। इसके अलावा मैंने नाइलिट जो है अपना, जिसको हम पहले डोइक के नाम से जाना करते थे, वहाँ से मैंने O लेवल को कंप्लीट किया है, और उसके साथ साथ में मैंने कंप्यूटर ऑपरेटिंग प्रोग्राम एप्लीकेशंस को भी कंप्लीट किया हुआ है। और ये सब करने के बाद मैं TCAB यानी कि NIPVD के अंदर ही एक डिपार्टमेंट है, ट्रेनिंग सेंटर फॉर द एडल्ट ब्लाइंड, वहाँ से मैंने ऑफिस मैनेजमेंट भी किया है। और इसके साथ साथ वर्तमान में मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है मास्टर ऑफ सोशल वर्किंग से, वो भी मैंने अपना कंप्लीट किया है, और स्पेशल BEd मेरा भी परसिंग है। तो ये शिक्षा के फील्ड में मैंने अभी किया है, लेकिन ये सारी एजुकेशन ब्लाइंड होने से पहले सिर्फ मैं 10th पास आउट था, लेकिन ब्लाइंड होने के बाद मैंने ये अपना 12th से लेकर यहाँ तक का सफर अभी तय किया है। तो जैसा कि आपको सर के परिचय से जानने मिला कि सर जो है लेट VI हुए हैं, तो सर आपने जब आप VI हुए थे जिस टाइम पर, उस टाइम पर आपने क्या क्या कठिनाइयों को झेला, कैसी परिस्थिति उस टाइम पर थी, उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे आपसे। अक्सर होता यूँ है कि जब कोई व्यक्ति एक ब्लाइंड हो जाता है या विजुअली इम्पेयर्ड हो जाता है, तो कई सारी उसके दिमाग में कई सारी बातें उसके दिमाग में चलती हैं, जैसे कि आगे वो क्या करे, कैसे करे। जिसने अभी तक पूरी दुनिया को देखा हो और अचानक से वो ब्लाइंड हो जाए, तो कैसे वो अपनी लाइफ को जिएगा, कौन कौन सी समस्या उसको देखने को मिलेगी। कई बार लोग उस सदमे से जो है बाहर निकल नहीं पाते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें उससे कहीं ना कहीं बाहर निकलना पड़ेगा, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
अगर हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया तो शायद हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हालाँकि जितनी आसानी से मैंने कह दिया, इतना आसान नहीं होता है इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना, लेकिन अगर हम जितना जल्दी इसको स्वीकार कर लें, उतना जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। जब मेरे सामने ये चैलेंज आया था, जब मैं ब्लाइंड हुआ था, उसके बाद मैंने मात्र 2 महीना दिया अपने आप को इस सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए कि हाँ, अगर मैं अब ब्लाइंड हो गया हूँ तो अब मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं उस समय सिर्फ 10th पास आउट था और आफ्टर 10th के बाद ही मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। मैं उस समय इतना मैं जागरूक भी नहीं था एक वीआई फील्ड से, कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन क्या क्या अपनी लाइफ में कर सकता है, कैसे कैसे उसको काम करने चाहिए, उनके लिए एजुकेशन सेंटर्स कौन कौन से हैं, और ना ही मुझे इस NIPVT के बारे में कुछ जानकारियाँ थी। जब 2011 में मैं टोटली रूप से वीआई हो चुका था, उसके बाद मुझे पता चला कि जब लोगों ने मुझे बताया कि ऐसा भी कुछ होता है, जब हम वीआई हो जाते हैं तो ऐसे कुछ संस्थान होते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे मन में एक सवाल आया था कि अगर ये घटना मेरे साथ घट सकती है, अगर जैसे मेरे साथ घटी, मैं एक ब्लाइंड हो गया एक रोड एक्सीडेंट की वजह से, तो ऐसे ही न जाने कितने लोग ऐसे होते होंगे, लेकिन आखिर वो क्या कर रहे हैं। तो जब मैंने तलाश किया अपने घर के आसपास, अपने मोहल्लों में, जब लोगों के पास गया, डोर टू डोर गया, लोगों को जानने की कोशिश करी, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिले जो लोकल लेवल पे काम कर रही थी, तो वहाँ से पता चला कि बहुत सारे लोग आज घर पर ही बैठे हुए हैं। उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं था, उनको कोई बताने वाला नहीं था, किसी ने उनको जागरूक नहीं किया था। लेकिन वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे इस फील्ड पे काम करने की ज़रूरत है और यहाँ पर लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। वहाँ से फिर मैंने धीरे धीरे करके अपनी एजुकेशन को स्टार्ट किया और एजुकेशन के साथ साथ में मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी जुड़ता रहा। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि गवर्नमेंट की भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन थी, जैसे कि अपना समाज कल्याण के साथ मैंने जुड़ा। वहाँ से जानकारी ली कि क्या क्या सुविधाएं हम लोगों को मिलती है। एक राज्य स्तर पर अगर हम बात करें या केंद्रीय स्तर पर बात करें, तो ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जिस पे हमें काम करना चाहिए, हमें मिलनी चाहिए। तो धीरे धीरे करके मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट किया, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैंडेटरी होता है हमारे पास CMO सर्टिफिकेट, यानी कि चीफ मेडिकल ऑफिसर, जो हमारा एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी कहलाता है, जिससे पता चलता है कि हम एक इस फील्ड के अंदर डिसेबल हो चुके हैं और उसका डिसेबिलिटी का एक प्रमाण पत्र हमें देखने को मिलता है। तो वो जब हम लोगों ने बनाया, फिर उसके बाद जाके पता चला कि जब ये सर्टिफिकेट बनता है तो फिर हमें डिफरेंट डिफरेंट सुविधाएं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, वो हमें मिल सकती है। उसके बाद जब ये सूचनाएं मुझे मिली, तो यही सूचनाएं फिर मैंने लोगों को प्रदान करने की कोशिश करी। मैंने डोर टू डोर सर्वे किया, चक्राता से लेकर डोईवाला तक, बिल्कुल एक एक घर में गए, लोगों को समझाया। आज लगभग 2,500 से 3,000 लोग जो डायरेक्ट हमसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, और उनके साथ उनको बताने की कोशिश करी, उनके परिवारों को समझाने की कोशिश करी। आज उन्हीं 2,500 दिव्यांगजनों में से आज लगभग 1,500 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको आज हम अलग अलग स्कूल्स में, क्योंकि वो अलग अलग डिसेबिलिटी से ताल्लुक़ रख रहे थे, कुछ वीआई फील्ड से थे, कोई HI थे, कोई OH थे, तो उन सभी को अलग अलग स्कूल्स कॉलेजेस में भेजा गया। और जो जिनकी एज ज़्यादा हो गई थी, तो उनको स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर भी भेजा गया, ताकि वो अपनी लाइफ को एक सस्टेन कर सकें, लाइवलीहुड्स में वो जा सकें। तो इसके लिए हम लोगों ने काम किया और धीरे धीरे करके ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। हालांकि चैलेंजेस बहुत आते हैं एक ब्लाइंड पर्सन के लिए, क्योंकि चलना फिरना बड़ा टिपिकल था, खुद से आना जाना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैं आज भी डाकपत्थर से रोज़ अप डाउन करता हूँ। मॉर्निंग सुबह वहाँ पे 6-7 बजे घर से चलता हूँ और लगभग यहाँ पे 8:30 पौने 9 तक पहुँच जाता हूँ, क्योंकि स्कूल हमारा 9 बजे से स्टार्ट होता है। फिर भी उसके बावजूद भी सबसे पहले मैं स्कूल में आके पहुँच जाता हूँ। तो इस तरीके से कुछ अपना स्टार्ट किया है। तो अब हम बात करेंगे नेशनल टेक्निकल डे पर। इस डे पर क्योंकि आज की हमारी चर्चाएं होने वाली है, तो सबसे पहले हम टेक्नोलॉजी के बारे में सर से जानना चाहेंगे कि सर अभी आपको क्या क्या लगता है, ये कैसा है तकनीकी का संसार, क्योंकि ये पूरा युग जो है तकनीकी का युग है। तो आपको क्या लगता है कि कितनी तरक्की कर रहे हैं वीआई टेक्निकल फील्ड में? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक वीआई के लिए जो तकनीकी, इसको आधुनिक युग हम कहते हैं, इस आधुनिक युग में जो टेक्नोलॉजी का रोल आया है वो बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ एक एक्सपर्ट्स के रूप में, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का ही बहुत बड़ा हाथ है। ना तो मैं अगर कंप्यूटर सीख पाता, और ना ही अगर मैं इन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जान पाता, ना ऐसी कोई एक्सेसिबिलिटी के बारे में जान पाता, तो आज शायद मैं आप लोगों के बीच में बैठा भी नहीं होता। लेकिन बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ, बहुत सारी कंट्रियों का योगदान है, बहुत सारे लोगों का योगदान है इन सब चीज़ों को बनाने के लिए। और एक चीज़ मैं हर बार हर बच्चे को ज़रूर कहता हूँ कि अगर आपको अपनी लाइफ में सेल्फ डिपेंड बनना है, तो आपको टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा।
कंप्यूटर को आपको जानना पड़ेगा। कंप्यूटर के से संबंधित जितनी और डिवाइसेस हैं जो एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए ज़रूरी हैं, वो सभी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। सिर्फ डिवाइसेस में नहीं, बहुत सारे ऐप्स भी आप उसके अंदर आते हैं, वो सभी आपको सीखने पड़ेंगे। कई बच्चे क्या होते हैं कि शुरुआत में कहते हैं नहीं हमें क्या ज़रूरत है इसकी, हमें तो इस फील्ड में जाना ही नहीं है, हमें तो कंप्यूटर सीखना ही नहीं है, हमें तो कंप्यूटर टीचर बनना ही नहीं है, या हमें कंप्यूटर करना ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि आप भले ही उस फील्ड में मत जाइए, कंप्यूटर फील्ड में मत जाइए, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, आप कोई सी भी एजुकेशन ले रहे हैं, तो वहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कंप्यूटर, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स बनाने होंगे, बहुत सारा होमवर्क करना होगा। तो ये सब चीज़ें जब तक कि आपके पास कंप्यूटर नहीं होगा, आप शायद वो चीज़ें वो इतनी आसानी से नहीं कर पाएंगे। भले ही आप ब्रेल का सहारा ले सकते हैं, ब्रेल के थ्रू आप अपने असाइनमेंट्स होमवर्क लिख सकते हैं, लेकिन जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो क्या वहाँ पे वो सब चीज़ें एक्सेप्ट होंगी कि नहीं होंगी? क्या ब्रेल में लिखा गया आपका हर एक नोट्स, हर एक असाइनमेंट्स, क्या वो सबमिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन अगर नहीं हो सकता है तो आपके पास ऑप्शन क्या है? उन ऑप्शंस के लिए आपके पास बचता है सिर्फ कंप्यूटर। कंप्यूटर पे आप अपने असाइनमेंट्स को बनाइए। अब आपको आता ही नहीं होगा तो आपको कहीं ना कहीं किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, आप कहीं ना कहीं किसी और के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। लेकिन हमारा मानना है कि आज टेक्नोलॉजी ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है कि आप सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं। आप स्वयं से ही सारे काम कर सकते हैं, स्वयं से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। इसीलिए आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। हर एक वीआई पर्सन के लिए टेक्नोलॉजी इसलिए भी ज़रूरी बन चुकी है क्योंकि अगर मैं एक छोटा सा अगर आप लोगों को एग्जांपल दूं, सपोज मान के चलिए मेरे परिवार में मेरा एक भाई है, और अगर मैं उससे एक बार समय पूछूंगा तो मुझे एक बार बता देगा, 2 बार पूछूंगा तो 2 बार बता देगा, 3 बार पूछूंगा तो शायद एक बार के लिए भिन-भिना के बता ही देगा। लेकिन अगर मैंने उससे चौथी बार पूछ लिया ना, तो मुझे एकदम से जवाब दे देगा कि मेरे पास यही काम रह गया क्या, मेरे पास और कोई काम नहीं है। तो कहीं ना कहीं सामने वाला भले ही हमारा रिश्तेदार, हमारा भाई, हमारा बहन, हमारे माता पिता, कोई भी हो सकते हैं, वो हमारा जो सहयोग है, हमें जो हेल्पिंग हमारे हमारे जो बन सकते हैं, वो हमेशा के लिए नहीं बन सकते। कहीं ना कहीं उनके पास भी काम है, कहीं ना कहीं वो भी परेशान हो सकते हैं। भले वो एक बार के लिए ना बोलें, लेकिन कहीं ना कहीं वो परेशान होते हैं। इसी प्रकार से अगर हम अपने मोबाइल की बात करें, अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और टॉकिंग फीचर्स के साथ उसको यूज़ कर रहे हैं, तो मैं अगर उसमें एक बार बटन दबाऊं, चाहे 10 बार बटन दबाऊं, चाहे 100 बार बटन दबाऊं टाइम पूछने के लिए, वो मुझे हर बार जवाब देगा। कभी ये नहीं कहेगा कि नहीं मैं अभी टाइम नहीं बताता हूँ, कभी वो परेशान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी है। आप हर घड़ी हर पल उस टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो आपका हमेशा सहयोग करेगी। हाँ, बशर्ते अगर कोई कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया अगर, तो बात अलग है। अगर फ़ोन ख़राब हो गया आपका, या कोई ऐसी डिवाइस है वो ख़राब हो गई, तो बात अलग है। लेकिन अदरवाइज आपकी वो हर जगह हेल्प करेगी, हर जगह आपको आत्मनिर्भर बनाएगी। तो सर आप एमएसवीएच में कंप्यूटर तो पढ़ा ही रहे हैं, और कुछ भी आप कर रहे हैं वीआई फील्ड में? वीआई फील्ड में देखिए, हमारा जो ये संस्थान है NIPVD है, और जहाँ पे हम अभी पढ़ा रहे हैं आदर्श विद्यालय में, मॉडल स्कूल के अंदर, लगभग हमारे पास 263 बच्चों का अकोमोडेशन और उनके लिए सीट्स अवेलेबल है। लेकिन पूरे भारतवर्ष के अंदर 2 करोड़ से ज़्यादा दृष्टिबाधित हैं। अगर हम बात करें तो आखिर उन बच्चों का क्या होगा? 263 बच्चे तो यहाँ पर हैं, लेकिन इसके अलावा और जो बच्चे आते हैं, अभी हमारे यहाँ भी एडमिशन स्टार्ट हुए थे, तो उसमें लगभग 20 से 30 सीटें ही हमारे पास अवेलेबल थी। लेकिन अगर फॉर्म्स की बात करें तो लगभग 300, 400, 500 फॉर्म आते हैं। 500 फॉर्म में से मान के चलिए सिर्फ 30 बच्चा आएगा, लेकिन बाकी बच्चे जाएंगे कहाँ पे? तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि क्यों ना हम एक ऐसा बच्चों को प्लेटफॉर्म दें कि भले वो इस स्कूल पे नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी सीखने के लिए, देखो एकेडमिक जो एजुकेशन है वो तो स्कूल ही उनको प्रोवाइड करेगा, लेकिन तकनीकी के साथ जुड़ने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, जो हम ICT की बात करें, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसमें वो बच्चे को एक आत्मनिर्भर बनाता है और उनको एक स्किल डेवलपमेंट करके देता है, जिससे कि वो अपने इन फ्यूचर में कोई से भी काम कर सकता है, कोई सी प्रकार की एजुकेशन ले सकता है, कहीं पे भी कोई भी किसी प्रकार की जॉब्स में आसानी से अपने कामों को पूरा कर सकता है। तो उसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें हम उनको एक छोटा सा हम लोगों ने गुरुकुल स्टार्ट किया है ऑनलाइन मोड पे, जिसका नाम है देवभूमि दिव्यांगजन गुरुकुल के नाम से। उसके अंदर हम बच्चों को हर साल 30 बच्चों को एक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि दृष्टिबाधित होते हैं, प्लस साथ ही साथ में आर्थिक रूप से जो कमजोर बच्चे हैं पूरे भारतवर्ष में, उनका सिलेक्शन करते हैं और उनको रोज 8 से 9 बजे ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज लगभग ऑफिशियली रूप से लगभग 2 बैच हमारे अभी चल चुके हैं, और इनऑफिशियली तो हमारे 3 बैच कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से कि अगर हम बात करें, ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो अलग अलग फील्ड्स में गए हैं, कुछ स्कूल कॉलेजेस में गए हैं और बहुत अच्छे से अपने एजुकेशन को कर रहे हैं।
अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूँ तो एक हमारा स्टूडेंट था केवी का, उड़ीसा से। वो अपने स्कूल में अकेला स्टूडेंट है जो ब्लाइंड है, और उसने जब ये आईसीटी के बारे में सीखा, इस टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा, तो आज उसने अपने 5th क्लास का स्टूडेंट है, आज उसने 5th क्लास के स्टैंडर्ड में रहकर हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम दोनों ही कंप्यूटर में दिए हैं, जिसमें से कि उसने खुद से वो सारे जो उसके नंबर आए हैं लगभग 78.2% उसका आया है, और वो सारे जो भी उसने मेहनत करी है वो खुद की अपनी है। कोई स्क्रैप फैसिलिटीज़ नहीं थी, कुछ नहीं था, वो सब कुछ उसने अपने आप से ही अचीव किया है। तो अच्छा लगता है, अप्रिसिएटेबल है। और कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने आज अपने गवर्नमेंट जॉब में गए हैं। अगर मैं एक एमपी की एक लड़की हैं तो वो अभी राजभाषा अधिकारी बनी है, और इसके अलावा एक यूपी के एक पर्सन है, वो अपने रेलवे के डिपार्टमेंट में गए हैं। आज ये सभी लोग अलग अलग फील्ड में जाके अपना कंप्यूटर में ही काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जबकि पहले जब हुआ करता था, जब किसी एक वीआई पर्सन की किसी बैंक में या किसी अदर डिपार्टमेंट में जॉब लगा करती थी, तो वहाँ पे सिर्फ वो बैठा करते थे, वहाँ पे उनको कोई जल्दी से कोई काम नहीं देता था। लेकिन आज बच्चे इतने सक्षम हो चुके हैं कंप्यूटर के अंदर कार्य करने में कि वो आसानी से जाते ही अपनी डिमांड करते हैं कि हमें स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर अवेलेबल कीजिए, ताकि हम अपने कामों को आसानी से कर सकें, और आज वो कर भी रहे हैं। तो हमें खुशी होती है कि जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं अलग अलग फील्ड में हैं, अलग अलग राज्यों में हैं, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास सर आप कर रहे हैं और उन लोगों के लिए सहारा बन रहे हैं जो कि अपनी तकनीकी शिक्षा को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई माध्यम नहीं मिल रहा है इस शिक्षा को पूरा करने का। तो आपकी इस जो आपके इस प्रयास है, इससे बहुत लोग कुछ ना कुछ सीखेंगे और ऐसे ही लोगों की हेल्प करेंगे जैसे आप कर रहे हैं। सर मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि आप ऑनलाइन मोड में एजुकेशन दे रहे हैं, टेक्निकल एजुकेशन, तो कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ऑनलाइन मोड में कैसे अपनी एजुकेशन को पूरा करेंगे, कैसे क्या करेंगे, तो आप कुछ बताना चाहेंगे कि? देखिए, ऑनलाइन मोड ये देन है कहीं ना कहीं कोरोना की। जब कोविड काल आया था तो उस समय लोगों को समझ में नहीं आया कि अब एजुकेशन होगी कैसे। साल 2 साल बच्चों का ऐसा ही बर्बाद हो गया। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, हमारा विद्यालय आदर्श विद्यालय ने बहुत सारी अचीवमेंट्स ली इस दौरान पे, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में भले ही ऑनलाइन के नाम पे एजुकेशन नहीं चली होगी, लेकिन हमारे स्कूल में सबसे बेस्ट एजुकेशन उस टाइम पे दी गई थी। हर बच्चों को जोड़ा गया, हर बच्चे उसमें जुड़े गए। भले वो रूरल एरिया से भी ताल्लुक रख रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हर बच्चों ने जुड़े। बहुत अच्छे से वो लोग क्लास को अटेंड किया करते थे, क्योंकि हमारे लिए एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आवाज़। एक वीआई फील्ड में जिसको कहते हैं आवाज़ की दुनिया, एक वीआई फील्ड का दूसरा नाम यही निकल के आता है, आवाज़ की दुनिया। हमें सिर्फ आवाज़ से मतलब है। हमें वो आवाज़ चाहे फ़ोन में सुनाई दे, चाहे वो फेस टू फेस सुनाई दे, हमारा काम वैसा ही होना है जैसा हम उस आवाज़ को सुन के कर रहे हैं। अगर मुझे कंप्यूटर सिखाना है तो मुझे कोई इंस्टीट्यूट खोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई ऑफलाइन मोड में एक जगह बच्चों को बैठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वही काम जो हम ऑनलाइन में बैठ के कर रहे हैं, जो ऑफलाइन में बैठ के कर रहे थे, वही आज हम ऑनलाइन में बैठ के कर रहे हैं। वही सब चीज़ें आज हम वो चीज़ें सिखा पा रहे हैं जो हम ऑफलाइन में बैठ के सिखा पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन में जो हमारा कोविड काल था उसने ऑनलाइन को लेके आया, ऑनलाइन में बहुत सारी चीज़ें सिखाई, और उसी का ये एक परिणाम है कि आज हम उसको फिर भी कंटिन्यू कर पा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें उसमें हमें देखने को मिलती हैं जब बच्चे उसके अंदर जुड़ते हैं, और कैसे पूरा एक डिसिप्लिन के साथ ऐसा लगता है कि हम पूरी क्लासरूम पे ही बैठे हुए हैं, बिल्कुल साइलेंट रूप से बच्चों का जवाब देना, जिसका हम नाम लेते हैं बकायदा वहाँ पे हर एक बच्चा आसानी से प्रेजेंट होता है, अपना इंट्रैक्शन देता है। तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा इंट्रैक्शन रहता है कहीं ना कहीं ऑनलाइन का। भले ही एक बार के लिए साइटेड जो पर्सन, जो लोग देख सकते हैं, उनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी ना हो, वो लोग उसको अच्छा ना मानते हों, लेकिन हमारे हिसाब से एक ऑनलाइन मोड हमारे लिए एक यहाँ पे भी फायदेमंद होता है। भले ही आज जो हम बच्चों की बात कर रहे हैं, आज 30 बच्चे हमारे साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया से जुड़े हुए हैं, तो वो अलग अलग दिन भर में अलग अलग, कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है, कोई अपना पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन शाम को हमारे साथ जुड़ सकता है, अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकता है और कर भी रहा है। तो ये एक फायदा हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला ऑनलाइन मोड से। बिल्कुल सर, ऑनलाइन क्योंकि टेक्निकल से ही संबंध है ऑनलाइन का और इंटरनेट की दुनिया है। तो अब मैं सभी के क्वेश्चन तो लूँगा, आप सभी के क्वेश्चन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्योंकि हमारी चर्चा ही इसी चीज़ पर है। तो अब मैं चाहूँगा कि विवेक सर से कुछ क्वेश्चन पूछें टेक्निकल से रिलेटेड, क्योंकि ये हमारी चर्चा ही टेक्नोलॉजी से संबंधी है। तो मैं चाहूँगा कि विवेक आप कुछ सर से क्वेश्चन पूछें जो आपके मन में अभी तक। जी बिल्कुल सर। ध्रुवन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये अवसर मुझे देने के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार
सर मेरा प्रश्न है कि जैसा कि आपने कहा कि श्रवण माध्यम से एक वीआई का पूरा जीवन चलता है और श्रवण माध्यम काफ़ी उसके लिए उपयोगी होता है, हर चीज़ सुन के करता है। और आपने ये भी कहा कि स्क्रीन रीडर्स की हेल्प से वो पढ़ता है हर चीज़। तो बेसिकली सर स्क्रीन रीडर्स होते क्या हैं और ये किस टेक्नोलॉजी में बेस्ड होते हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एक वीआई के लिए जो हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं कंप्यूटर अगर हमें चलाना है, क्योंकि कंप्यूटर एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, एक ऐसा इंटरफेस है जिसमें हर चीज देखकर की जा रही है, एक पिक्चर की इमेज की फॉर्म पर है। लेकिन अगर हमें उस इमेज को सुनना है या देखना है या पढ़ना है, तो आखिर पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि हम एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, तो हमें उसको सीखने के लिए, उसको सुनने के लिए, उसको पढ़ने के लिए हमें ऐसी कोई टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा जो हमें उसको पढ़ के सुनाएगा। अब या तो हम क्या करें कि भाई किसी एक व्यक्ति को अपने साथ बैठा लें, है ना, और वो हमें बताता जाएगा, सुनाते जाएगा, हम उसको सिर्फ सुनते जाएंगे, हम उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। करना भी उसी व्यक्ति को पड़ेगा, ठीक है, जिससे हम सुनवा रहे हैं उसी से हम बोलेंगे कि भाई आप इसमें यहाँ पे क्लिक कर दो, यहाँ पे ऐसा कर दो, लेकिन हम स्वयं से कुछ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी निकल के आती है वो आती है स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमें स्क्रीन को पढ़कर बताता है हर एक चीज को और हमें खुद से एक्सेस करने का मौका देता है कि आप खुद से इसको चलाइए। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़ा रोल यहाँ पे अदा किया है, जिसमें इंट्रोड्यूस सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अगर सॉफ्टवेयर की बात करूँ, तो सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर निकल के आया था वो निकल के आया हमारे पास जॉज, यानी कि JAWS, जॉब एक्सेस विद स्पीच, जिसने बहुत हेल्प हमारे लिए करी और बहुत सारे क्वेश्चंस को और बहुत सारी चीज़ों को हमारे सामने सॉल्यूशन पे लेके आया, और आज जिसकी वजह से हम कंप्यूटर को चला भी पा रहे हैं। भले ही हालांकि और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि NVIDIA की अगर हम बात करें, नॉन विजुअल डेस्कटॉप एक्सेस की बात करें, तो वो भी हमारे लिए कारगर सिद्ध हो रहा है। और दोनों में आगे मैं आपको अंतर भी बताऊंगा कि क्या क्या अंतर होता है जॉज में और NVIDIA में। तो फिलहाल के लिए जो हमारे पास स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है वो हमें पूरा कंप्यूटर को रीड आउट करके बताता है कि इसका जो मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि पूरे स्क्रीन पे जो भी आइकन्स चल रहे हैं, जो भी आइटम्स चल रहे हैं, उसको स्पीक आउट करके करने का ये हमें काम करके दिखाता है। धन्यवाद सर इसके आंसर के लिए। और सर एक और प्रश्न है कि आपने ICT के बारे में अभी बात की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो सर इसके अंतर्गत कौन कौन से असिस्टिव डिवाइसेस एंड फीचर्स हैं? देखिए, जब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, ICT की बात करें, देखो ICT का मतलब क्या है कि कंप्यूटर से रिलेटेड ऐसी कौन कौन सी चीजें जो हमें क्या कर रही है, कम्युनिकेशन करवा रही है ना। अब कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज हो सकती है, उसमें माइक्रोफोन भी हो सकता है, उसमें कैमरा भी हो सकता है, उसमें इंटरनेट भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात करें तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है कि हम जब एक विजुअली इम्पेयर्ड उस सिस्टम के साथ कनेक्ट हो रहा है, उसमें कौन कौन से ऐसे माध्यम हमें देखने को मिल रहे हैं, जब उसकी बात करते हैं तो हमारी जरूरत कहाँ पर है, पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी जरूरत कितनी है, हम कंप्यूटर से काम करवाना कितना चाहते हैं, क्या हम उससे चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, हमें जरूरत कहाँ पड़ रही है, पहले हमें यह समझना होगा। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए कोई भी चीज सबसे पहले हमें बैरियर समझने पड़ेंगे अपने, हमारे लिए बैरियर्स क्या क्या है ना। बैरियर समझने के लिए जैसे कि अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट दे दे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, हमें कोई हमारे हाथ में लेटर पकड़ा दे, बोले भाई इस पे सिग्नेचर करो। अब आप यूं ही तो नहीं कि हाथ में मिला और सिग्नेचर कर दिया, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा आखिर उस लेटर में लिखा क्या है। अब उस लेटर को पढ़ने के लिए या तो आप किसी की हेल्प लेंगे कि भैया पढ़ के सुना दो, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि उस लेटर को स्कैन कर सकते हैं, और स्कैन करने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि उसको स्पीक आउट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा उस लेटर पे लिखा क्या है। अब स्कैन करने का मतलब क्या है कि आप किसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, चाहे वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, ठीक है ना, उसका आप यहाँ पे सहारा ले रहे हैं। अब वो सहारा कौन सा है, आपके पास OCR टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। तो क्या करेगा, जो पूरा जो डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करेगा, उसको स्कैन करने के बाद जो वो उसको क्या ले लेगा, इमेज की फॉर्म पे ले लेगा, उस इमेज को फिर कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट की फॉर्म पे। टेक्स्ट की फॉर्म पे जब वो कन्वर्ट करेगा, फिर वो हमारा जो स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है, फिर वो उसको स्पीक आउट करता है, क्योंकि कोई भी स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर नॉर्मली काम नहीं करता है। उसके लिए हमें पहले जो भी हमने उस पर सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है, जो भी हमने काम करा है, जो भी हमने लिखा है, जो भी पिक्चर हमने उसको दी है, वो पिक्चर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कंप्यूटर क्या है, GUI बेस्ड, यानी कि ग्राफिक यूजर इंटरफेस के ऊपर आधारित है। तो जो भी ग्राफिक का मतलब होता है पिक्चर, कोई भी पिक्चर जब बनाई जा रही है उस पिक्चर को कन्वर्ट करना होता है टेक्स्ट में। तो जो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम है वो हमारे OCR टेक्नोलॉजी का है, ठीक है ना। वो उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगी,
कन्वर्ट करने के बाद जो हमारा टेक्स्ट टू स्पीच टीटीएस जब आता है, फिर वो हमें स्पीक आउट करके सुनाता है कि इसमें अब हमारे पास क्या क्या आ चुका है। स्क्रीन रीडर के अंदर दो चीजें काम करती हैं, एक होता है कमांड मैनेजर और एक होता है टीटीएस। कमांड मैनेजर का रोल ये है कि हमने उससे कैसे रीड करवाना है, क्योंकि देखो रीड करने के भी अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि हमें कैरेक्टर टू कैरेक्टर पढ़ना है, या हमें वर्ड टू वर्ड रीड करना है, हमें लाइन टू लाइन रीड करना है, या फिर पैराग्राफ टू पैराग्राफ रीड करना है, या हम पूरा होल डॉक्यूमेंट को रीड करना चाहते हैं। तो इसके लिए ये जो सारी कमांड्स हैं, हमें रीड नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करना है या प्रीवियस कैरेक्टर रीड करना है, हमें नेक्स्ट वर्ड रीड करना है या प्रीवियस वर्ड रीड करना है। तो इन सभी चीजों को जो मैनेज कर रहा है, ये कौन कर रहा है? कमांड मैनेजर मैनेज कर रहा है, ठीक है ना। जब ये इन चीजों को मैनेज कर लेता है तो इसके बाद किसका रोल आता है? टीटीएस का, ठीक है ना, यानी कि टेक्स्ट टू स्पीच का रोल आता है। वो क्या करेगा कि जितना भी ग्राफिक यूजर इंटरफेस से डेटा कन्वर्ट होके आया टेक्स्ट में, अब उस टेक्स्ट को स्पीक आउट करेगा। और कैसे स्पीक आउट करेगा? जब हम उसको कोई कमांड देंगे जो कमांड मैनेजर के पास अवेलेबल है ना, कि अगर हमें कैरेक्टर टू कैरेक्टर पढ़ना है या वर्ड टू वर्ड पढ़ना है, जो भी हम उसको कमांड देंगे वो उस तरीके से स्पीक आउट करने का काम करेगा, राइट। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि कई बार हमारे पास कोई हार्ड कॉपी आ जाती है, ठीक है ना, कोई हार्ड कॉपी आ गई, उसको कन्वर्ट, अभी तो ये तो बात होगी कि जो कंप्यूटर में ऑलरेडी चल रहा है उसकी बात होगी। लेकिन अगर हमारे पास कोई हार्ड कॉपी आई है, हमारे पास किसने हमारे इन हैंड में हमें कोई लेटर दे दिया या कुछ भी पकड़ा दिया, तो उसको अगर हमें समझना है तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास दो प्रकार की डिवाइसेस हैं। अगर मैं असिस्टेड टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूं तो उसमें हमारे पास दो प्रकार की डिवाइस है। या तो मैं उसको क्या करूं? स्कैन करूं प्रॉपर एक स्कैनर से, ठीक है ना। तो वहां पे क्या है, ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है। पहले आप उस डॉक्यूमेंट को क्या करेंगे, अपना स्कैनर के थ्रू उस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उस सॉफ्ट कॉपी को हमारा स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर हमें रीड आउट करके बताएगा। क्योंकि पहले वो कहां जाएगा? जेपीजी फॉर्मेट में जाएगा, क्योंकि वो इमेज की फॉर्म में गया, या फिर आप पीडीएफ की फॉर्म में लेंगे, फिर वो हमें क्या करेगा? स्पीक आउट करके हमें बताएगा, वो भी किसकी सहायता से? ओसीआर की सहायता से। लेकिन अगर मैं चाहता हूं, मैं इंस्टेंट रीड करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं किसी ना तो पहले हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करूं, मैं इंस्टेंट रीड करना चाहता हूं, तो ऐसे भी हमारे पास कई सारे ऐप हैं, कई सारी डिवाइसेस हैं जो हमें इंस्टेंट रीडिंग करके बताती है। अगर मुझे कंप्यूटर से इंस्टेंट पढ़ना है तो उसके लिए मेरे पास एक लेक्स नाम की डिवाइस आती है, जूम नाम की डिवाइस आती है, ठीक है ना। वो क्या करती है, आप एक छोटा सा कैमरा होता है, उस पर एक अलोन डिवाइस है वो भी, ठीक है ना। वो आपको क्या करना है, सिस्टम के उस नीचे लगाना है, सिस्टम के साथ कनेक्ट रहती है वो, और एक कैमरा से एक टेबल लैंप के टाइप की होती है वो, और आप उसके नीचे जब उस पेपर को रखेंगे, आप उसका ऐप ओपन करेंगे, ऐप ओपन करते ही वो कैप्चर मोड देगा, आप उस पर एंटर करेंगे, एंटर करते ही वो तुरंत उसको अपना एक उसका पिक्चर ले लेगा, इमेज जैसे ही कैप्चर करेगा वैसे उसको ओसीआर के थ्रू कन्वर्ट करेगा और स्पीक आउट करके आपको सुनाना शुरू कर देगा। इस प्रोसेस में मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 सेकंड लगते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज की डेट में इससे भी एडवांस वर्जन आ चुके हैं। अगर मैं असिस्टेड टेक्नोलॉजी की अगर बात करूं तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है एक एनविजन एआई। अगर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म की बात करूं, वो तो विंडो प्लेटफॉर्म की बात हो गई है, लेकिन अगर मैं अपने मोबाइल और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म की, क्योंकि देखो हर जगह हमारे पास सिस्टम हो ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन मोबाइल हमारे पास हमेशा अवेलेबल है। तो एंड्रॉइड वर्जन में अगर हम लोग जाते हैं, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म में अगर जाते हैं, तो वहां पे हमारे पास एक टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं एनविजन एआई। एनविजन एआई एक ऐसा ऐप है, पहले ये हालांकि पेड ऐप था, लेकिन अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो चुका है, ठीक है ना। इसको जब आप अपने सिस्टम के थ्रू चलाएंगे, अपने मोबाइल के थ्रू चलाएंगे, तो इसमें एक ऑप्शन आता है जिसको बोलते हैं इंस्टेंट रीडिंग ऐप, ठीक है ना। इंस्टेंट रीडिंग का एक आपको ऑप्शन मिलेगा। इंस्टेंट रीडिंग में आपने करना क्या है, जैसे आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो उसके सामने आने वाला जो भी डॉक्यूमेंट होगा उसको स्पीक आउट करना शुरू कर देगा, ताकि आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। वो तुरंत हैंड टू हैंड ऐसे पढ़ेगा जैसे एक व्यक्ति पढ़ रहा है, इस तरीके से पढ़ेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ डिजिटल डॉक्यूमेंट ही नहीं, वो एक हैंड राइटिंग डॉक्यूमेंट्स को भी रीड कर लेता है। और इसके साथ साथ उसकी जो, अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो इंग्लिश में मैं समझता हूं 95 to 99% उसकी एक्यूरेसी होगी। अगर हिंदी की बात करूं तो 90 to 95 के करीबन उसकी एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, ये हिंदी के डॉक्यूमेंट्स को भी आसानी से रीड कर लेता है। और सिर्फ इंस्टेंट ही नहीं, अगर आपके मोबाइल में कोई पीडीएफ आ रखा है या फिर कोई और ऐसी फाइल है जो आपके फोन में नहीं खुल रही है, कोई जेपीजी फॉर्मेट पे अगर कोई फाइल आ रखी है, तो आप उसको डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं एनविजन एआई से और वहीं से उसको स्पीक आउट कर सकते हैं। फिर से बोलो। तो अब मैं चाहूंगा कि मोनू सर से कुछ क्वेश्चन पूछें जो इनके मन में उठ रहे हैं, इनके मन में आने वाले सवाल ही सर से कुछ पूछें।
सबसे नमस्कार सर। नमस्ते। सर मेरा आपसे यह क्वेश्चन था कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर अदर जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, क्या ये एक्सेसिबल होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड पीपल्स के लिए? हाँ बिल्कुल मोनू, अगर मैं इन सभी सोशल प्लेटफॉर्म की बात करूँ, सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब और इसके अलावा इंस्टाग्राम, ये सभी ऐप आसानी से एक्सेसिबल हैं। कोई भी एक वीआई जो पर्सन है वो आसानी से इनको एक्सेस कर सकता है और आप इसको एक्सेस करें। मैं तो ये चाहूँगा कि अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं और अगर आप चलाते हैं तो इन सब चीज़ों को एक बार चला के देखिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आप सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको ऑनलाइन ऐसे प्लेटफॉर्म की बात करूं जहां पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, आप उन ऐपों को भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी मैं सोशल मीडिया की अगर बात करूं तो अगर आप मोबाइल की बात कर रहे हैं तो मोबाइल में भी आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप की बात कर रहे हैं तो वहां पर भी आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और उतनी ही स्पीड से एक्सेस कर सकते हैं जितनी स्पीड से एक साइटेड पर्सन एक्सेस करता है। हो सकता है उनसे भी ज्यादा आप एक्सेस कर सको, बशर्ते कि उसके लिए आपको कमांड सीखनी पड़ेंगी। आपको कमांड्स याद होनी चाहिए कि अगर मुझे सपोज मैं यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहा हूं तो अगर कोई ऐड आ रहा है तो मुझे तुरंत ऐड को स्किप कैसे करना है वो मुझे आना चाहिए। अगर मुझे प्ले पॉज करना है तो वो मुझे आना चाहिए तुरंत, ठीक है ना। अगर मुझे कोई नेक्स्ट करना है तो मैं कैसे करूं, म्यूट करना है तो कैसे करूं, फुल स्क्रीन करना है तो कैसे करूं, इन सभी के लिए एक अपनी अपनी कमांड्स है। अगर वो आपको कमांड्स आती हैं तो आप आसानी से इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं चाहूंगा कि मानसी सर से कुछ क्वेश्चन पूछें, इनके जो क्वेश्चन थे वो सर से ये करें। हाँ यस सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्सेसिबिलिटी क्या होती है? देखिए एक्सेसिबिलिटी जैसे कि नाम पे ही छुपा है एक्सेसिबल, हम किसी भी चीज को चलाने के लिए कितने एक्सेसिबल है, कितना हम उसको चला सकते हैं, क्या उसको चलाने पे हमारे सामने कोई बैरियर है कि नहीं, अगर बैरियर है तो उस बैरियर को कैसे हटाया जा सकता है। तो ये जो बैरियर हटाने का जो काम कर रहा है वो ही एक्सेसिबिलिटी कहलाती है। क्योंकि देखिए जो एक आम तौर पर लोग ये समझते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप एक टच वाला जो टच स्क्रीन वाला मोबाइल है वो आप नहीं चला सकते। जब तक एक्सेसिबिलिटी जैसे ऑप्शंस नहीं थे हमारे पास, जब तक स्क्रीन रीडर जैसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं थे, तब तक लोग ऐसा कहते थे कि आप टच स्क्रीन या कंप्यूटर्स यूज नहीं कर पा रहे थे। वो क्या था, एक बैरियर था हमारे लिए। लेकिन जब हमारे पास ऐसी फैसिलिटीज आ गई है जिसमें हमें स्क्रीन रीडर जैसे सॉफ्टवेयर देखने को मिले हैं, तो वहां पे क्या हो गया, वो बैरियर हट गया और वो क्या बन गया, एक्सेसिबल बन गया। तो जब ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं, जब उस चीज के लिए कोई सॉल्यूशन निकल के आता है तो वही एक्सेसिबिलिटी कहलाती है। तो अब मैं चाहूंगा कि हर्ष अपने कुछ प्रश्न सर से करें। तो हर्ष अब आप सर से अपने प्रश्न कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर एक्सेसिबिलिटी मतलब सर एक्सेसिबिलिटी डिवाइस कौन कौन से होते हैं सर? देखो एक्सेसिबल डिवाइस की अगर हम बात करें तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग डिवाइसेस बनाई गई हैं। जैसे अगर मुझे कहीं चलना है, फिरना है, आने जाने के लिए कोई डिवाइसेस चाहिए तो उसमें भी तमाम बहुत सारी डिवाइसेस बनाई गई। जैसे कि हम स्मार्ट केन की अगर बात करें तो वो भी एक क्या है, एक्सेसिबल डिवाइस है। वो आपको साउंड के थ्रू, वाइब्रेशन के थ्रू बताने की कोशिश करती है ना। तो वो एक एक्सेसिबिलिटी डिवाइस में आती है। अगर मैं अपने मोबाइल की बात करूँ तो वो एक एक्सेसिबल डिवाइस है। अगर मैं एक मैप्स की बात करूँ, ठीक है ना, एक मैप एक ऐसा हमारे पास माध्यम है जिसके थ्रू हम कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं, ठीक है ना। कहीं की दूरी अगर हमें देखनी है वो भी हमारे पास एक क्या है, एक माध्यम बना हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक हमारे पास और कौन सी डिवाइस आती है, एक आती है रिफ्रेशेबल ब्रेल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है ना। वो क्या करती है, ऐसे बच्चों के लिए जिनको ब्रेल आती है लेकिन अभी कंप्यूटर चलाना नहीं आता, लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे पास कंप्यूटर में हमारे पास क्या स्क्रीन पर क्या आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, अगर उसको उसकी आवाज समझ में नहीं आ रही है तो वो क्या कर सकता है, उस ब्रेल डिस्प्ले यूनिट के थ्रू जो रिफ्रेशेबल होती है उसको आसानी से वो उसी तरीके से रीड कर सकता है जैसे वो अपनी ब्रेल बुक को रीड करता है, ठीक है ना। तो ऐसी हमारे पास और भी, जैसे मैंने अभी आपको लेक्स का एग्जांपल दिया था, लेक्स एक डिवाइस हमारे पास, वो भी एक्सेसिबल डिवाइस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हमारे पास डिवाइसेस की, एक आती है वाटर लेवल इंडिकेटर आता है, वॉइस लेबलर आता है। वाटर लेवल इंडिकेटर जैसे अगर हम घर पे कोई काम कर रहे हैं और घर पे काम करते करते अगर हमें कोई पानी का बर्तन अगर भरना है, हमारे घर पे कोई गेस्ट आ गया और हमें उनको एक गिलास पानी देना है और पानी भर रहे हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, पानी को चेक करने के लिए कुछ लोग उंगली डुबाया करते थे, लेकिन वो क्या होता है, वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं होता है।
तो उसकी जगह पे एक डिवाइस आती है, छोटी सी डिवाइस, वो उसके साइड में से पेन होल्डर होता है, जैसे हम पेन अपने पॉकेट पे रखते हैं, उसी तरीके से साइड में उसमें होल्डर होता है, आप उसको उसमें लगाएंगे। जब आप पानी उसको भरना शुरू करेंगे, आप किसी बोतल से भर रहे हैं या किसी टैप से भर रहे हो, तो वो जैसे जैसे भरता है, तो जैसे वो आता है तो उसमें बीप बजनी शुरू होती है। तो इस तरीके से भी हमारे पास एक्सेसिबल डिवाइस है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, एक आता है आपके पास वॉइस लेबलर। वॉइस लेबलर में क्या होता है कि एक हमारे पास कई सारी बुक है। सपोज मान के चलिए आपको एक लाइब्रेरी में जॉब मिल गई है, तो आपको बहुत सारी बुक्स हैं, अब आपको पता नहीं है कि किस बुक का क्या नाम है, और वो सारी बुक्स प्रिंटेड बुक्स हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वॉइस लेबलर का यूज कर सकते हैं। आप हर एक बुक को एक बारी में, उस पर एक टैग लगता है, उस टैग में एक बार रिकॉर्डिंग अगर आपने कर दी, तो आप जैसे ही उस डिवाइस को उसके सामने लेके जाएंगे, वैसे ही वो उस बुक का नाम आपको रीड करके बता देगा। तो इस तरीके से वो एक डिवाइस है आपके पास। इसके अलावा अगर हम पढ़ने लिखने की बात करें, तो पढ़ने लिखने के तो हमारे पास अपना मोबाइल है। मोबाइल के अंदर फिर इसमें आते हैं ऐप्स, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक अलग से डिवाइस हो, फिर ऐप हमें देखने को मिलते हैं। फिर चाहे वो हमारे पास एनविजन एआई की अगर मैं बात करूँ, वो है हमारे पास, या फिर हम कीबो ऐप की बात करें, या फिर, क्योंकि देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है हमारे सामने कि कुछ ऐसी चीजें, जैसे हमें किसी ने व्हाट्सएप पे फोटो भेज दिया, अब उस फोटो को रीड कैसे करोगे, है ना। अगर किसी हमें कोई पीडीएफ दे दिया, तो उस पीडीएफ को कैसे रीड करोगे। और अगर मान के चलिए पीडीएफ दे दे, वो भी हिंदी में दे दिया, फिर कैसे रीड करोगे। क्योंकि हर चीज एक्सेस करने के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसी के लिए आप या तो एनविजन का यूज कर रहे हो, कीबो का यूज कर रहे हो, या इंस्टा रीडर का यूज कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे तमाम ऐप्स, क्योंकि जरूरी नहीं कोई अलग से डिवाइस होगी, डिवाइस के अलावा बहुत सारे ऐप हैं जिसके थ्रू आप एक सिंगल मोबाइल के अंदर ही, एक डिवाइस आपका एक ही रहेगा, लेकिन उस डिवाइस के माध्यम से आप डिफरेंट डिफरेंट काम कर सकते हैं। तो सर, अब आप जाते जाते कुछ संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोतागणों को? बिल्कुल द्रोण, जैसे कि मैं हर बार हर प्रोग्राम में एक बात जरूर कहता हूँ कि हर एक व्यक्ति के लिए, खासकर एक विजुअली चैलेंज के लिए, क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजरा हूँ और हर किसी के सामने बहुत सारे चैलेंज देखने को मिलते हैं। अक्सर होता क्या है कि लोग, जब कोई व्यक्ति किसी स्ट्रगल के दौरान जब रहता है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। लेकिन जब उस प्रॉब्लम को वो फेस करता है, तो फेस करते करते बहुत सारी चीज़ें जब वो पाता है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं उसको, और जब वो एक मुकाम पे पहुंच जाता है, जब उसको वो चीज़ें अचीव होनी शुरू हो जाती हैं, तो जब अचीव होती है, तो उनके लिए, उनके मन से, उनके दिल से निकलने वाली कुछ बातें होती हैं, वो मैं आपके सामने कुछ लाइनों पे, कुछ पंक्तियों में कहना चाहूँगा कि होठों पे हंसी देखी अंदर नहीं देखा, कि होठों पे हंसी देखी अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। कि होठों पे हंसी देखी अंदर नहीं देखा, यारों ने मेरे गम का समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूं दोस्त मंजिल पर नजर है, जिस दिन से चला हूं दोस्त मंजिल पर नजर है, रास्ते पे कभी मील का पत्थर नहीं देखा। मील का पत्थर यानी कि वो पत्थर, जब हम किसी सफर में जाते हैं तो रास्ते में लिखा होता है कि अब आपका सफर इतने किलोमीटर बचा हुआ है। पहले, आजकल तो ये बोर्डों में लिखा होता था, लेकिन पहले ये पत्थरों में लिखा करते थे, और लोग उसके ऊपर बैठ के रेस्ट वगैरह किया करते थे। तो रास्ते पे कभी मील का पत्थर नहीं देखा, पत्थर भी कहने लगा है चाहने वाले से कि तुझे कभी मोम सा पिघलता नहीं देखा। ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं। अब ये व्यक्ति जब स्टेज पे चढ़ चुका है, उसके ऊपर कोई फूल माला जब बरस रही है, तो वो व्यक्ति कह रहा है अपने अंदर से कि ये फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो लास्ट में मैं इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा, और सभी के लिए एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए। अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। धन्यवाद। बहुत अच्छी लाइनें थी, और अब मैं आप सभी से विदा चाहूँगा, इजाज़त दें आप सभी मुझे। और मेरे साथ थे जो मेरे साथी विवेक और मोनू, हर्ष और मानसी। अब हम लोग आपसे विदा चाहते हैं, और सर आपका एक और बार धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।